आज इस वीडियो में हम भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का अध्ययन करेंगे। राजनीतिक आंदोलन। यहाँ पर आप मुख्य रूप से अगर कुछ लिखना चाहें तो राष्ट्रीयता की भावना आप याद रखें। भारतीयों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना आ गई और राजनीतिक जागृति आ गई। जो कुछ भी है वो इन दो पॉइंटों के इर्द गिर्द जब तक हम संस्थाओं को स्थापित करेंगे सब कुछ इनके इर्द गिर्द रहेगा। राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो जाता है तो राजनीतिक आंदोलनों की तरफ चले जाते हैं और फिर अंत तक ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वो संघर्ष करते हैं जब तक कि भारत आजाद नहीं हो जाता। तो ये सब कुछ है और इनके तो ये राष्ट्रीयवाद का उदय का कारण है कि इसके अंदर राष्ट्रवाद जो है यानी राष्ट्रीयता की भावना मतलब राष्ट्रवाद का जो उदय है वो उसके कारण क्या है। तो पहला कारण है इसमें अंग्रेजों की शोषणकारी नीति। दूसरा है इसमें प्रशासनिक एकीकरण। अगला है इसमें यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। प्रेस एवं साहित्य की भूमिका। सामाजिक देखो दो चीजें हैं ये धार्मिक सुधार आंदोलन, जातीय भेदभाव, आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा, लॉर्ड लिटन की नीति, गिलबर्ट बिल विवाद और विभिन्न संस्थाओं की स्थापना। और ये पॉइंट तो फिर लंबा आएगा आगे, इनके तो बारे में अपने को चर्चा करनी है अलग से और इनके बारे में अपन कर भी चुके हैं। पहले वालों के बारे में लगभग के बारे में अपन चर्चा कर भी चुके हैं। आर्थिक नीति के जो शोषण की अंग्रेजों की शोषणकारी नीति है इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। पहले की किस प्रकार से वो आयात कर रहे हैं, पहले तो 71% करते हैं फिर कहते हैं कि जी हम एकदम से खरीदेंगे नहीं भारतीयों का, यानी उसका मतलब यही था कि भारतीयों के उद्योग धंधों को उनको नष्ट करना था। यानी इनका हमला कृषि पर भी होता है। सबसे पहले वस्त्र उद्योग है भारत का एकदम तहस नहस हो जाता है इनके कारण। कृषि पर भी होता है कि जो गांव की आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था है उसको वो भी चौपट हो जाती है और लगान वगैरह है उनकी व्यवस्था की किस प्रकार से लोगों से लगान लिया जाता था, भू राजस्व व्यवस्था कैसी कैसी थी पता है अपने को, है ना। तो ये इस प्रकार से अंग्रेजों की शोषणकारी नीति है। तो जो भी शोषित लोग हो जाते हैं वो सभी एक पास आ जाएंगे, फिर आपका भी शोषण मेरा भी शोषण हो रहा है ना। तो ये भी राष्ट्रवाद का उदय का कारण बनता है। इनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। प्रशासनिक एकीकरण यानी पहले आप देखेंगे कि यहाँ कानून कुछ और है, आप गढ़साना में जाओगे कुछ और कानून है। अलग अलग जगह थोड़ी थोड़ी दूर में कानून अलग अलग था। जो राजा था उसका अपना कानून था, लेकिन जैसे ही अंग्रेज आ जाते हैं तो इनका कानून है वो क्या हो जाता है, समान कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था इनकी समान हो जाती है। ठीक है, सब कुछ समान हो गया तो मतलब लोग हैं आपस में एक दूसरे से उनके साथ में व्यवहार भी फिर एक जैसा ही हो जाता है। कहाँ देखो किसी के साथ में नेपोलियन बोनापार्ट में भी हमने देखा था कि थोड़ी दूर के अंदर कानून और न्याय सब कुछ बदल जाता है। वैसा ही यहाँ भी था पहले, लेकिन बाद में अंग्रेजों के कारण ये सब कुछ समान हो जाता है। यातायात और संचार के साधनों की हम देखें तो रेल, डाक, रेल है, मोटर है, जो भी है। टेक्नोलॉजी के समय देखो ये इनका करते तो ये अपने लिए हैं कि अंग्रेज अपनी सुरक्षा के लिए इसका फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन भारतीयों को राजनीतिक दृष्टि से ये संगठन बनाने में मदद करते हैं। क्योंकि अगर लोगों को जाना है बंबई से मद्रास जाना है मान लीजिए या मद्रास से कलकत्ता जाना है तो ट्रेन या साधन के सहायता से वो जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर ये नहीं हो तो वो संगठन बनाने में इनको मदद नहीं मिलती है। तो यातायात के साधन है और दूसरे संचार के साधन है कि टेलीफोन, टेलीग्राम वगैरह इनमें यानी एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान और राजनीतिक संगठन बनाने में भी इसकी मुख्य भूमिका है। अगर हम प्रेस और साहित्य की बात करें तो प्रेस और साहित्य देखो पहले अपन ने देखे हैं, जैसे समाज कौमुदी है,
हिंदू पेट्रियाट है, ये इस प्रकार की पत्र पत्रिकाएं हैं जिनके माध्यम से इन्होंने लोगों के अंदर जन जागृति उत्पन्न करने की कोशिश की और इसके कारण ही राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल समर्थन मिला। समाज कौमुदी आपको पता ही है, हिंदू पेट्रियाट, और एक है यहाँ पर अमृत बाजार पत्रिका। हिंदू पेट्रियाट है, ये लिखी थी हरिश्चंद्र ने, जिसने भारत की दूरदर्शा भी लिखी थी। अपन देखेंगे इसके अंदर 1873 में। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, इसको भी देखेंगे। इसके अलावा द हिंदू समाचार पत्र है, बंगाली समाचार पत्र है, इनके माध्यम से भी लोगों के अंदर इन्होंने भूमिका निभाई। साहित्य की अपन ने बात कर ली, साहित्य में कि इस प्रकार का जो साहित्य है इसने भी भारत की जो दुर्दशा है, यानी कहते हैं कि 1860 के करीब भारत में भयंकर अकाल पड़ गया था, तो उस समय इनकी एक संस्था थी हरिश्चंद्र की, कौन सी? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इस संस्था के ये सदस्य थे। कहते हैं कि इसी संस्था का ये अखबार था हिंदू पेट्रियाट, लेकिन नाम इनका आता है कि हरिश्चंद्र ने ये अखबार है वो संपादित किया था। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के सदस्य थे और इन्होंने भारत की दुर्दशा जब अकाल पड़ गया तो उसके बारे में इसके अंदर वर्णन इन्होंने किया था। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में अपन विस्तार से एकदम चर्चा कर चुके हैं, किस प्रकार राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने, और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने लोगों के अंदर जन जागृति पैदा करने की बहुत सारी कोशिश की कि प्राचीन जो रूढ़ियां हैं वो सही नहीं है आपके लिए, है ना। इसके बारे में ये भी अपन देख चुके हैं कि किस प्रकार से अंग्रेजों के क्लबों में, होटलों में इनका भारतीयों का जाना प्रतिबंध था, यानी ब्रिटिश सर्वोच्चता का सिद्धांत था कि हम सर्वोच्च हैं, हमारे बराबर तो कोई नस्ल है नहीं, और न ही ट्रेन में उनके बराबर उस डिब्बे के अंदर ये भारतीय बैठ सकते थे। अगर हम आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा की बात करें तो आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा में जैसे मेजिनी है, बरक है। मेजिनी आपने नाम सुना है, इटली का जो चित्रण है उसके अंदर मेजिनी वगैरह है, उनके कार्यों से ये प्रभावित थे, और लॉर्ड बरक मील इनके ये विचारों से प्रभावित हुए। यानी जब इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण कर ली तो इनके बारे में इन्होंने पढ़ा। भारतीयों ने, जिन्होंने पाश्चात्य शिक्षा भारतीयों ने जिन्होंने ग्रहण की है, इन्होंने इनके बारे में पढ़ा है। मेजिनी के, गैरिबाल्डी के, इटली के एकीकरण में नाम है इनका, गैरिबाल्डी की तलवार है, मेजिनी का मैजिक है, और लॉर्ड और बैक और मील हैं, उनको भी इन्होंने पढ़ा, इनके विचारों को देखा। लॉर्ड लिटन की नीति, इनके अंदर क्या है देखो, लॉर्ड लिटन है ये वायसराय था उसमें। इन्होंने क्या किया, 3-4 कार्य है इसके यहाँ पर। 1876 के अंदर दिल्ली दरबार का आयोजन किया इन्होंने। दिल्ली दरबार का आयोजन क्यों किया गया? क्योंकि महारानी बनी थी उस समय विक्टोरिया, जबकि इस समय भारत के अंदर अकाल पड़ा हुआ था, लोगों के पास देने के लिए कुछ भी पैसे नहीं थे लगान के रूप में, लेकिन फिर भी इनसे लगान लिया गया और दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। तो ये लोगों को अच्छी नहीं लगी ये बात, लॉर्ड लिटन की ये नीति। और लॉर्ड लिटन की और नीति है, जैसे देखो प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, यानी इसके तहत समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, प्रेस एक्ट के तहत किस पर प्रतिबंध लगा दिया? समाचार पत्रों पर। और आर्म्स एक्ट के तहत भारतीयों के शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया कि भारतीय है वो शस्त्र नहीं रख सकते। एक चीज और करी इसने, जो ICS है, इंडियन सिविल सर्विसेज, इसकी आयु है इन्होंने 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दी? 19 वर्ष कर दी। ICS के बारे में तो थोड़ी सी जानकारी देता हूं आपको मैं। ICS है, ये शुरू की थी भारत के अंदर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जो भारत के दूसरे बंगाल के दूसरे गवर्नर जनरल थे। इन्होंने भारत के अंदर क्या शुरू की थी? ICS शुरू की थी, लेकिन भारतीयों को अधिकार नहीं मिला। इस समय भारतीय हैं वो इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते थे, लेकिन लॉर्ड डलहौजी जब बढ़े तो भारतीय भी ये परीक्षा में इस समय शामिल हो सकते हैं। इसके बाद में 1853 के बाद में 1861 के अंदर इसके लिए जो आयु निर्धारित थी वो थी 22 वर्ष, यानी 22 वर्ष तक ही इस परीक्षा के अंदर शामिल हो सकते हैं। और 1866 के अंदर ये आयु को कर दिया 21 वर्ष। ठीक है, और 1876 ये यहाँ आ जाते हैं, देखो याद कर सकते हैं आप, 61, 5, 66, 10, 5, 10 इस प्रकार से कड़ी बन जाती है। इसमें इसकी आयु कितनी कर दी गई? 19 वर्ष। यानी इस प्रकार से ये ICS की परीक्षा है। और ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ बोस।
ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय जिन्होंने आईसीएस परीक्षा पास की थी। अब इसके बाद में है इल्बर्ट बिलविवार। इल्बर्ट बिलविवार इस समय भारत के वायसराय थे रिपन, लॉर्ड रिपन, और ये भारत के बारे में सोचते थे, भारत के देश के रूप में हम इन्हें मान सकते हैं। इनके एक सदस्य थे इल्बर्ट, ये विधिवेता थे, विधि विशेषज्ञ। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो बिल पेश किया उस बिल में यह था कि भारतीयों के मुक्त में तो यूरोपियन सुन रहे हैं, लेकिन जो यूरोपियन लोग हैं उनके ऊपर अगर कोई मुकदमा हो जाता है तो उनकी सुनवाई कौन करेंगे? भारतीय जज करेंगे। भारतीय जज करेंगे उनकी सुनवाई। अगर किसी यूरोपियन पर मुकदमा हो जाता है तो उसकी सुनवाई कौन करेंगे? भारतीय जज करेंगे। अब ये बात यूरोपियन को अच्छी लगेगी क्या? नहीं लगी, तो इन्होंने विरोध किया। तो इसके खिलाफ भी राष्ट्रवाद के उदय में ये मुख्य कारण है। विभिन्न संस्थाओं की अब हम बात करेंगे, विभिन्न संस्थाएं कौन सी। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का हमारा ये वीडियो इसी के साथ समाप्त होता है।